हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइएगा, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा और यहाँ पर लगभग हमने 30 प्लस प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे कहता है, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति में, जूनागढ़ अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग जवाब दे सकते हैं, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, किसमें? कहोम स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस पर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज जो है किसे कहा गया था? मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को, गुप्त काल को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाए आप लोग। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहता है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से, शैव मत से? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएंगे आप सभी साथी यहाँ पर, और अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखेंगे साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एरड़ अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? तो आप लोग जवाब भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों याद रखिएगा, एरड़ अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है, फाहियान जो है कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है महत्वपूर्ण है। भूटान, अमेरिका, चीन और बर्मा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फाहियान पूछा गया है कहाँ का निवासी था। ये प्रश्न आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताएंगे फाहियान जो है किसके शासनकाल में, किसके दरबार में जो है भारत आया था? फाहियान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले जो जवाब करेगा, जो भी साथी सबसे पहले जवाब देंगे, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? दोस्तों याद रखिएगा, वाकाटक वंश का शासक था। कौन? प्रवर सेन सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चलिएगा, अभी हमने आपसे पूछा था प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग जवाब किए हैं भाई, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास जो है किसके राज्य कवि थे? दोस्तों याद रखिएगा,
यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य की उपाधि जिसे दी गई थी। चंद्रगुप्त को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड को। और यहाँ पर प्रश्न पूछता है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य कवि थे कौन, कवि कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहता है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध से, हिंदू से, ईसाई धर्म से। तो आप लोग बता सकते हैं प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, यह जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। साथियों ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के लिए इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार रखें। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी जानते हो जरूर कमेंट करें। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा तोलकापियम जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संगम युगीन व्याकरण रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कदम्ब राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई ये दोस्तों एक तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ये किस धर्म से रिलेटेड है यहाँ पर प्रश्न पूछता है, तो याद रखेंगे आप लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है विधि से, प्रशासन से, व्याकरण और काव्य से, उपर्युक्त में से सभी। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तोलकपियम ग्रंथ जो है यह व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया, आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडे यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। कुरल जो है किस भाषा में, यह क्या है, धार्मिक कविताओं का संग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी साथी जानते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तमिल भाषा में। कुरल जो है किस भाषा में है, तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा जवाब दे सकते हैं आप लोग सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं रणजीत सिंह, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डुप्ले को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में जो है सहायक संधि का जनदाता डुप्ले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? क्वेश्चन नंबर 21 है। नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है किसके द्वारा प्राचीन काल में चलाए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग जवाब भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुषाण के द्वारा जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए गए थे। किसके द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए गए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखेंगे रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, कैसर की उपाधि जो है किसके द्वारा जो है ग्रहण करी गई थी? प्रश्न यहाँ पर पूछता है आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जो है कैसर की उपाधि ग्रहण की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है शुंग काल में हुआ? किसका निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग काल में हुआ किसका निर्माण? दोस्तों याद रखेंगे, तो भाजा स्तूप इसका भी निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरहुत स्तूप का इसका भी निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। ठीक है, और सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार का भी निर्माण जो है शुंग काल में ही हुआ था। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश जो है खारवेल किस वंश से संबंधित था? दोस्तों अभी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और भी मिलने वाले हैं, आप लोग बस इसी तरीके से बने रहिएगा और हर एक वीडियो को देखते हुए चलिएगा। जीके जी इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अभी स्टैटिक जीके का जो है हम लोग बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार किए हैं, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, तो कलिंग, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? चलिएगा यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आप लोग, अगर पता हो आप लोगों को जवाब। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? जो सूफी संतों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुरीद, सूफी शिष्य, सूफी सेवक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं मुरीद कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? भारत में जो है भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो 8वीं शताब्दी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। विकल्प आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 29, अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। किससे? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित था। कौन? अशोक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई? सबसे अधिक जो है सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई? चलिएगा आप लोग बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का। जो भी दोस्त यहाँ पर जानते हो जवाब ज़रूर जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। सबसे अधिक सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई? तो गुप्त काल में जो है सर्वाधिक सिक्कों की प्राप्ति हुई। विकल्प आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर
भारत में कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन ले आया? क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से यानी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ ले आया गया। ठीक है, रामानंद के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 32, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कुषाणों का संबंध था, किससे संबंधित था? तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शंस को भी रीड कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कौन यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देते हैं। चलिएगा, तो कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने हिस्ट्री के 30 प्लस प्रश्नों को हमने कवर किया। अब आप लोग बताएं कि आपका कितना यहाँ पर जो है सही हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं इसी तरीके से, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा एसएससी जीडी का। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग हर एक वीडियो को, हर एक टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाएं, ज़रूर कवर करें और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।